ठीक है, actually we used to have three types of bonding: ionic bonding, कोवलेंट बॉन्डिंग एंड मेटालिक बॉन्डिंग में हमारे पास बॉन्डिंग में जो है वो मेटल्स करवा रहा हूँ आप लोगों को। आयनिक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स यूज टू फ्रॉम ग्रुप 1 2 ट्रांजिशन एलिमेंट जिनको हम कहते थे अब जिनको हम डी ब्लॉक कहते हैं, और ग्रुप 4 में दो मेटल्स होते हैं टिन और लेड। ये जब बॉन्ड बनाते हैं नॉन मेटल्स के साथ ग्रुप 5 6 या 7 के किसी एलिमेंट के साथ, तो वो बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड बनता था। और जो कंपाउंड होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है। और आयनिक कंपाउंड दे अरेंज themselves cations and anions alternatively charged ions they arrange themselves in the form of giant ionic lattice। सही है। मेटल्स जो होता है, जो मेटालिक एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ अगर जुड़े हुए होते हैं, जैसे सोडियम एलिमेंट में बहुत सारे सोडियम एटम्स हैं, तो हाउ कम दे स्टे टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक लैटिस हम ऐसे बनाते थे, मेटल पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो जितने भी मेटल्स होते हैं अगर वो आपस में मिक्स हो जाएं, या अगर एक ही मेटल के, जैसे कॉपर एलिमेंट में बहुत सारे कॉपर एटम्स है, तो वो आपस में कोवलेंट मेटालिक बॉन्ड बना के रहेंगे, मेटालिक लैटिस। Similarly, covalent bonding is a sharing of bond formed due to sharing of electrons, or it happens between non-metals. When non-metals make bond with each other, they form a covalent bond. Like group 4, group 5, group 6, group 7, or hydrogen is also involved in covalent bonding. कोवलेंट बॉन्डिंग से जो स्ट्रक्चर्स बनते थे वो दो तरह के बनते थे, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स एंड जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल, जिनको आप मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते थे। सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में लाइक वाटर, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो molecules in simple covalent molecules they are interconnected by intermolecular forces, weak van der Waals forces जिनको हम कहते थे। However, in giant covalent or macromolecule like diamond, graphite and silica, all atoms are bonded to each other by covalent bond। ठीक है, जैसे डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता था उसमें 4 कार्बन जो है वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये सारी चीजें हमारी ओ लेवल की थी। तो अभी हम आयनिक बॉन्डिंग जितनी हमने ओ लेवल में पढ़ी थी उतनी ही हम लोगों ने यहाँ पर भी पढ़नी है एएस में। तो आयनिक बॉन्डिंग में तो कुछ इतना खास नया नहीं है, लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग में अच्छी खासी चीजें अब नहीं आ ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। एंड अब आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि आयनिक बॉन्डिंग को आप डिफाइन कैसे करोगे, तो इन आयनिक बॉन्डिंग it is a bond formed due to transfer of electrons and formation of oppositely charged ions और जो oppositely charged ions होते हैं they are attracted to each other। formation of oppositely charged ions attracted to each other by electrostatic forces of attraction। And what are electrostatic forces of attraction? Force of attraction जब भी हमारे पास चार्जेस के बीच में कोई फोर्स होगी, चाहे वो लाइक चार्जेस हो चाहे वो अनलाइक चार्जेस, और लाइक चार्जेस में डेट वुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन।
अब केमिस्ट्री में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन से तो कोई लेना देना नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत लेना देना है, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बन रहे होते हैं। मतलब फोर्स बिटवीन अनलाइक चार्जेस, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, चाहे वो मेटालिक बॉन्ड हो, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो, सबके सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही बन रहे होते हैं। अब जैसे आपने आयनिक बॉन्डिंग बनाई थी बिटवीन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड बिकॉज सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, ठीक है। तो होता क्या है कि सोडियम एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, क्लोरीन एटम गेन्स दैट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, और these two are oppositely charged ions, so these are attracted by electrostatic force of attraction. इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्ड अगर पहले नहीं पढ़ा हुआ है ना कभी, तो इलेक्ट्रो मींस रिलेटेड टू चार्जेस, स्टैटिक मींस चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। ये वर्ड बहुत आपको यूज करना पड़ेगा अपना आंसर लिखते हुए बॉन्डिंग के चैप्टर में, राइट। अच्छा, अब आयनिक बॉन्डिंग आप शो कैसे करते थे? यू यूज टू मेक डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल, सोडियम एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इट लूजेस दैट इलेक्ट्रॉन, तो उसका जब सेकंड लास्ट शेल होता था जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, नाउ दैट बिकम्स इज आउटर मोस्ट शेल, और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आप शो करते थे, और वो मैं डॉट से बना रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ आउटर मोस्ट शेल दिखा रहा हूँ, इनर शेल्स नहीं दिखा रहा। इसी तरह जो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम के आउटर शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ, एंड इट गेन्स दैट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम, और इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। दैट्स हाउ यू यूज टू मेक और शो आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्डिंग इस तरह से दिखाते थे। याद आ गया सबको? सिमिलरली अगर मैं आपका कहूँ कि मुझे आयनिक बॉन्डिंग शो करनी है बिटवीन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड का पहले आप फॉर्मूला बनाओगे। फॉर्मूला इज मैग्नीशियम इज फ्रॉम ग्रुप 2, ऑक्साइड जो है -2 बनाता है, ऑक्सीजन से आया ना ग्रुप 16 से, तो इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, फॉर्मूला यूज्ड टू बी MgO। मैग्नीशियम हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम एटम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऑक्सीजन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैग्नीशियम एटम लूजेस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, नाउ इट्स सेकंड लास्ट शेल बिकम्स इट्स आउटर मोस्ट शेल, जिसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे मैग्नीशियम के, लाइक दिस, और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन ऑन द अदर हैंड हैज how many electrons? 6 electron in its outermost shell. 1 2 3 4 5 6, it gains 2 electron from magnesium, और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है? 2 नेगेटिव, that is magnesium oxide. इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड की आयनिक बॉन्डिंग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनता है? दिस इज Al2O3, एल्यूमिनियम हैज 13 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके आउटर शेल में we used to have 3 electrons, और ऑक्सीजन ऑन द अदर एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स outermost shell. एल्यूमिनियम एटम loses 3 electrons, तो उसका जो सेकंड लास्ट शेल है वो अब इसका आउटर शेल बन जाएगा, which have 8 electron in its outermost shell, और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? 3 पॉजिटिव। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट कैन ओनली गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स ना, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एल्यूमिनियम ने 3 लूज करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन 3 गेन कर लेगा, उसको 3 गेन कर ही नहीं सकता, 2 ही गेन करता है। एंड एज पर द फॉर्मूला there are 2 aluminum ions combined with 3 oxide ions, तो हम इसके बाहर 2 और 3 लिखते थे। क्लियर है ना? यहाँ तक याद आ गया सबको? पुरानी यादें ताजा हो गई? यस सर। Yes, ठीक sir. है। यस सर। ओके, अच्छा अभी ना इसने ये पूछ लेता है 1 मार्क की एएस में कभी कभार। एक बार ना इसने लिथियम ऑक्साइड की आयनिक बॉन्डिंग पूछ ली थी, और
एस के बच्चों ने गलत बना दी थी। कैन यू मेक अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर लिथियम ऑक्साइड? Okay, sir. गलती पता है क्या की थी? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उससे पीछे वाला जो शेल होगा, प्रिंसिपल क्वांटम शेल, उसमें तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। तो व्हेन लिथियम एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, तो उसके जो पीछे वाला शेल है, जो सेकंड लास्ट शेल था, वो आउटर शेल बन गया है, तो उसमें तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना। बच्चों ने 8 बना दिए थे उसमें। अब 8, क्योंकि बाकी सब में 8 आ रहे होते हैं, लिथियम के पास तो होते ही नहीं है ना 8 इलेक्ट्रॉन। तो बस ये गलती हो जाती है इसमें, तो ये ख्याल रखना, इस तरह की मिस्टेक ना करना। ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर्मूला जो है लिथियम ऑक्साइड का, डेट इज लिथियम इज +1 होता है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, तो फॉर्मूला इज Li2O। मतलब यू नीड 2 लिथियम आइन टू मेक बॉन्ड विद 1 ऑक्साइड आइन, क्योंकि एक लिथियम आइन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लेकिन ऑक्साइड को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो 2 लिथियम आइन मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो टोटल मिला के 2 हो जाएंगे, जो कि ऑक्सीजन गेन कर लेगा। रिपीट कर लेंगे? ये रिपीट करूं? जी सर। कौन सी वाली बात? ये लिथियम वाली। मैं ये कह रहा हूँ कि लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लेकिन ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो फॉर्मूला ये बात हमें बताता है ना कि फॉर 1 लिथियम आइन, 2 लिथियम आइन के साथ एक ऑक्साइड आइन जो है वो बॉन्ड बनाता है। तो लिथियम ऑक्साइड आइन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ऑक्सीजन एटम को इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू मेक एन ऑक्साइड आइन। तो लिथियम तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो एक लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन गेन कर लेगा। तो फॉर 2 लिथियम आइन देयर इज 1 ऑक्साइड आइन, ये बोल रहा था। सर समझ आ गया, थैंक यू। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, अब देखो, हमने ओ लेवल में ये देखा था कि मेटल, सारे के सारे मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम कुछ डिस्पैरिटी देखेंगे कि ग्रुप 1 के मेटल्स तो चलो सारे के सारे आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ग्रुप 2 में जैसे पहला मेटल है बेरिलियम। बेरिलियम जो है ना वो जाके ऑक्सीजन के साथ कभी कभार कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, फ्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन आयनिक बॉन्ड। फिर आप एल्यूमिनियम को भी देखोगे, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ तो आयनिक बॉन्ड बना रहा है, लेकिन क्लोरीन के साथ जाके वो कोवलेंट बॉन्ड भी कर लेता है। तो ये अब हम आगे देखेंगे, और ऐसा क्यों कर लेते हैं एल्यूमिनियम, बाकी मेटल्स ऐसा क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों कोवलेंट नहीं बना रहे, तो उसका रीजन भी हम लोग पढ़ेंगे। अब आयनिक बॉन्ड जब बनता है, तो आयनिक कंपाउंड जो होता है उसमें देखो, जैसे सोडियम क्लोराइड है, एक सोडियम आइन और एक क्लोराइड आइन, बहुत सारे सोडियम आइन और क्लोराइड आइन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अच्छा, ये बात भी ना थोड़ी सी मुश्किल लगती है समझने में। देखो इसको ना इस तरह से समझो, मैं एक चीज बताता हूँ। देखो सोडियम एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो उसके ऊपर पॉजिटिवेशन पे नहीं आ रहा है। अब ये सोडियम एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसमें पॉजिटिव, ऐसा नहीं जहाँ मैंने पॉजिटिव लिखा है वहीं पे नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। ये जो सोडियम को इमेजिन करो कि सोडियम एटम जो है ना एक बड़ी सी बॉल है आपके पास, लाइक दिस, और जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया है, तो उसके ऊपर पूरा ये पूरी की पूरी बॉल पॉजिटिवली चार्ज हो गई है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +1 चार्ज है,
लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज फैला हुआ है ना, वो पूरा, चाहे वो आप उसको राइट से देखो, लेफ्ट से देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, आगे से देखो, पीछे से देखो, वो पूरी बॉल जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब उस पर नेगेटिव कहीं पे भी आएगा ना आगे पीछे, तो वो हर जगह से उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इमेजिन करना है अब आपने आइन को। अब इसका मतलब मैंने बहुत सारा पॉजिटिव बना दिया है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे +1 +1 +1 है। +1 तो एक ओवरऑल +1 आया है उस पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, लेकिन वो पूरी की पूरी बॉल पॉजिटिव हो गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं ना, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ऐसा ही होता है ना। तो जो आपका साउथ पोल होता है और जो नॉर्थ पोल होता है, वो किसी एक पॉइंट पे तो अट्रैक्ट नहीं करता ना, पूरा का पूरा मैग्नेट, पूरा का पूरा नॉर्थ पोल जो है वो कहीं पे भी टच करोगे साउथ पोल को, वो अट्रैक्ट करेगा उसको। इसी तरह से पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी कि कैटाइन बनता है, तो वो पूरी की पूरी बॉल जो है ना वो पॉजिटिव हो जाती है, मतलब पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। मतलब चार्ज उस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, तो उसको हम कहते हैं, एक वर्ड होता है चार्ज डेंसिटी। जो कैटाइन होते हैं उनकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है। चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है, जैसे आप डेंसिटी पढ़ते हो ना फिजिक्स में, मास ओवर वॉल्यूम, तो चार्ज डेंसिटी बेसिकली होता है चार्ज ओवर वॉल्यूम। एक एटम है, उसका वॉल्यूम होगा ना, हम उसको स्फेरिकल कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम हम रेडियस को यूज करके 4/3 पाया और क्यूब ऐसे वॉल्यूम निकाल सकते हैं इसका। तो उस पर जो चार्ज है वो तो +1 है, लेकिन +1 में रिलेटिव चार्ज बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं फिर कन्वर्ट करूंगा एक्चुअल चार्ज में, मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19 करके कूलम्स में। और उसका जो वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम जितना बड़ा होगा कैटाइन का, उतना ज्यादा चार्ज डेंसिटी कम होगा। चार्ज जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी। है तो ये +1 चार्ज, लेकिन वो +1 पूरे उस पर फैला हुआ है। आई होप ये बात समझ आई हो। तो जो कैटाइन और एनाइन है ना, अब देखो, सोडियम आयन, एक सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन तो नहीं होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सोडियम आयन है, ठीक है, प्लस चार्ज है इस पे, थोड़ा छोटा बना, जैसे ये एक सोडियम आयन है, तो ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके बराबर में एक हमारा क्या कहते हैं, क्लोराइड आयन इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा होगा। ब्लू वाले जो है ना वो में नेगेटिव है। तो अब एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन है, तो सोडियम आयन अपनी सारी साइड से नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है, इसी तरह क्लोराइड आयन अपनी सारी साइड से पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सकता है। लेफ्ट पे भी, ऊपर भी, नीचे भी, और आगे भी और पीछे भी। आगे और पीछे तो मैं बना नहीं सकता ना, 2D पे है मेरी स्क्रीन। इसी तरह क्लोराइड आयन के फिर अगेन इधर सोडियम आयन होगा, फिर इधर एक क्लोराइड आयन, फिर अगेन एक सोडियम आयन। इसी तरह ये ऑल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं। अब आप इसका मतलब ये, यहाँ पे क्लोराइड आयन है, पीछे क्लोराइड आयन है, इधर क्लोराइड आयन है, नीचे क्लोराइड आयन है, या इसको मैं यूं करके दिखाता हूँ। तो इसका मत, और आगे भी होगा पीछे भी होगा, जो मैं बोर्ड के अंदर और बोर्ड के बाहर बना के दिखा नहीं सकता हूँ। तो 6 क्लोराइड आयंस डायरेक्टली अट्रैक्टेड होंगे इसके साथ। इट डजंट मीन कि सोडियम 6 इलेक्ट्रॉन वहां पे आके नेगेटिव चिपक जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह जो क्लोराइड आयन है उसके आगे भी सोडियम आयन, पीछे भी सोडियम आयन, ऊपर भी सोडियम आयन और नीचे भी सोडियम आयन। ये ऑल्टरनेटिव अरेंज है, मतलब पॉजिटिव के सामने नेगेटिव ही आना है और नेगेटिव के सामने पॉजिटिव आना है। इससे मैंने नीचे गलत बना दिया ना, कभी भी नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव आयनिक बॉन्ड में सामने सामने नहीं आ सकते, वरना वो अट्रैक्ट कैसे करेगा, वो तो रिपेल कर देगा ना। समझ आई बात। इसकी ना मैं 3D डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये जो येलो वाले हैं ना ये सोडियम आयन है, और जो ग्रीन वाले हैं ये क्लोराइड आयन है। मतलब येलो वाले दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन व्हिच आर सोडियम आयंस, और जो ग्रीन वाले हैं दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, मतलब क्लोराइड आयन।
क्लोराइड का साइज बड़ा होगा ना सोडियम आयन से, कि बता सकता है क्यों? सोडियम आयन का साइज छोटा होगा, क्लोराइड आयन का साइज बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि सोडियम आयन के पास, सोडियम ने जब बता रहे, बताओ बताओ बताओ। क्योंकि सोडियम के पास सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वो क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है, इस वजह से उसके बड़ा होगी शेल। सर क्योंकि सोडियम के आयोनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसको इट loses its one shell by giving its electron, while chlorine का add हो जाता है, means its ionic radii increases, causing it to be complete and much bigger in size than sodium. Okay, very good, very good. सोडियम एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन ना, उसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब उसका आउटर शेल ही नहीं रहता, एक शेल ही कम हो जाता है ना सोडियम एटम का, जब वो आयन बना लेता है। ये होती है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2p6 3s1। तो 3s1 जो है वो खत्म हो गया ना, 3s1 खत्म हो गया तो इसका ज़ाहिर साइज भी छोटा हो जाएगा। सोडियम एटम हैज 3 shells, whereas sodium ion has only 2 principal quantum shells. Chlorine atom has 3 principal quantum shells. Chloride ion also has 3 principal quantum shells. आयन के पास 2 शेल्स हैं, क्लोराइड आयन के पास 3 शेल्स हैं, तो ऑब्वियसली क्लोराइड आयन बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें जो दूसरी डायग्राम है उसमें देखो सोडियम आयन के राइट पे नेगेटिव क्लोराइड आयन, ग्रीन वाले हैं ना वो क्लोराइड आयन है, लेफ्ट पे ऊपर नीचे और आगे पीछे। आगे पीछे असल में जो ये वाले मैंने बनाए हुए हैं ना, अभी जो हम 2D पे ना, ये जिसको मैं आउटलाइन रेड में मैंने की है ना, ये बेसिकली इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज है, मतलब टेबल के ऊपर बाहर आ रहा है फेस की तरफ और एक फेस के नीचे टेबल के अंदर जा रहा है। सही है, तो सोडियम पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव के राइट पे नेगेटिव, पॉजिटिव के लेफ्ट पे नेगेटिव, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव के आगे नेगेटिव, पॉजिटिव के पीछे नेगेटिव, तो कितने हुए नेगेटिव? 6। देखो इसी तरह नेगेटिव आयन जो थर्ड वाली डायग्राम है, इसमें ये क्लोराइड आयन है विच इज नेगेटिव, नेगेटिव के राइट पे पॉजिटिव, नेगेटिव के लेफ्ट पे पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव, नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव के पीछे पॉजिटिव, नेगेटिव के आगे पॉजिटिव, तो कितने हुए पॉजिटिव? 6। It means कि 6 sodium ion is surrounded by, sorry, each sodium ion is surrounded by 6 chloride ion and each chloride ion is surrounded by 6 sodium ion. अच्छा, 6 anion हर आयनिक कंपाउंड में अलग अलग होते हैं। सोडियम क्लोराइड में attracted to 6 chloride ion, सोडियम क्लोराइड का कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कितने कैटाइन और कितने एनाइन आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अट्रैक्टेड हैं, डायरेक्टली टच कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज आयोनिक लैटिस। नंबर आयोनिक लैटिस सोडियम क्लोराइड आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम क्लोराइड का याद रखना, वैसे तो फिर बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, उन सब के कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट यू आर जस्ट सपोज टू रिमेंबर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड ओनली। ठीक है, अच्छा आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल क्यों होते हैं वो? देखो ब्रिटल तो इस वजह से होते हैं कि जैसे जब हम जैसे मेटल्स के बारे में पढ़ते थे ना वो लेवल में, मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल। व्हाई मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल? बिकॉज़ व्हेन यू अप्लाई द फोर्स ऑन अ मेटालिक लैटिस, layers being regularly arranged, they slide over one another। लेकिन होता क्या है कि मेटालिक बॉन्डिंग में
मेटालिक लेयर्स एक दूसरे पे स्लाइड तो करती हैं, लेकिन मेटालिक बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। जैसे ये बहुत सारे मेटल पॉजिटिव आयंस है ना, these are surrounded by sea of delocalized electrons like this. These are metal positive ions surrounded by sea of delocalized electrons. So when you apply a force on a metallic lattice, तो जो metal positive ion की layer है वो slide करके आगे बढ़ जाती है। जो ऊपर वाली layer है देखो, जब इस फोर्स लगाओगे तो ये स्लाइड होके आगे बढ़ जाएगी, लेकिन देखो इनके बीच में जो सी ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है वो भी इनके साथ साथ आगे बढ़ जाएंगे। तो मेटालिक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि लेयर आगे बढ़ी है। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी है ना बीच में, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो अभी भी यहाँ पे हैं। तो इसकी वजह से ना मेटालिक बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, क्योंकि वो आपस में अट्रैक्टेड ही रहते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो मेटल्स का शेप जो है ना वो चेंज हो जाता है। हाँ, एक वक्त आएगा कि आप उस लेयर पे इतनी फोर्स लगा दो कि वो क्या कहते हैं इतना आगे बढ़ जाए कि वो दूसरी लेयर से पूरा बाहर ही निकल जाए, तो फिर ऑब्वियसली मेटल जो है वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन पहले वो डिफॉर्म होगा, अपनी शेप को चेंज करेगा। ऐसे ही था ना। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब अगर आप आयनिक कंपाउंड पे फोर्स लगाओगे, जैसे सॉल्ट है या दीवारें कैल्शियम सल्फेट और अपना कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई सीमेंट जो होता है, जब वॉल पे फोर्स लगेगी तो वो तो क्रैक होती है ना। आयनिक कंपाउंड जो है ना वो क्रैक होता है, टूटता है, कोलैप्स करता है, बैंड नहीं होता, शेप चेंज नहीं करता अपनी लाइक मेटल्स। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब मैं आयनिक लैटिस को देखूंगा और जब इस आयनिक लैटिस पे आप फोर्स लगाओगे, ये आयनिक लैटिस क्यों इंटैक्ट है? क्योंकि पॉजिटिव के आगे पीछे ऊपर नीचे नेगेटिव है, तो वो अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जब हम इस आयनिक लैटिस तो क्या होता है कि ये जो लैटिस है ये आगे मूव करता है। मतलब जो लेयर्स है ना, मतलब आपके पास जो घरों में सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड, उसको अपनी थंबनेल से मतलब जो करता है, वो क्यों करता है? जब इस पे फोर्स लगाओगे तो एक लेयर इनमें से आगे हो जाएगी। जब लेयर आगे होगी तो देखो अब पॉजिटिव के ऊपर नीचे पॉजिटिव आ गया और नेगेटिव के ऊपर नीचे नेगेटिव आ गया, तो क्या अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? नहीं, ये रिपेल करेंगे और पूरी की पूरी जो ऊपर वाली लेयर है वो सेपरेट हो जाएगी। मतलब जो लेयर से स्लाइड हुआ है ना वो तो पूरा क्रैक पड़ जाता है ना आगे तक दीवारों में, बिकॉज दे आर ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन भी की हुई है, समझ भी आ गई होगी कितना मुश्किल कॉन्सेप्ट है इनके। थर्ड प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड्स की जो होती है ना वो होती है कि आयनिक कंपाउंड्स दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सॉरी, सेकंड प्रॉपर्टी। एंड व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका रीजन ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे तो बहुत पूछता है क्वेश्चन में एएस में वो। व्हाई देखो मेल्टिंग क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल सॉलिड में of ionic compounds melt any ionic compound we के आगे पीछे मूव। Yes, sir. बीच में गायब तो नहीं हुई थी ना आवाज? रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी इससे पूछ रहा हूँ। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। अच्छा, तो अगर if we want to move these particles about each other, मतलब in order to convert them into liquid state, these particles should be able to move about each other, तभी तो solid से liquid में बनेगा ना। तो आपने एक आयन को तो मूव करवाने से लिक्विड नहीं बन जाएगा ना, सारे के सारे आयंस को एक दूसरे से दूर दूर करना पड़ेगा थोड़ा। और इन ऑर्डर टू डू दैट यू हैव टू ब्रेक आयनिक बॉन्ड्स। और आयनिक बॉन्ड आप देख रहे हो कि जाइंट आयनिक सिस्टम बना हुआ है, मतलब पॉजिटिव जो है वो 6
So you have to break a large network of ionic bonds if you want these ions to move about each other. तो एक बॉन्ड तोड़ने से तो कुछ नहीं होगा, इनके बीच में इतना सारा जो आयनिक बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक करने पड़ेंगे, और ज्यादा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी देनी है तो जाहिर है इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेटल्स का भी इसी वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि वो जाइंट मेटालिक लैटिस बनाते हैं। तो वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो है ना प्लीज आंसर लिख लो अपने पास। क्या करा है इन्होंने इस ऐप के साथ। देखो इसका आंसर अब ये बहुत लिखना होगा, ये इसमें अक्सर पूछता है ये। Ionic compounds have giant ionic lattice. Ionic compounds have giant ionic lattice. So, अभी word giant na will earn you 1 mark straightforward. So huge amount of energy is required to break many electrostatic forces of attraction, or these electrostatic forces of attraction between ions are basically ionic bond. You can also write to break many ionic bonds. Okay, it usually comes for 2 marks. ठीक है। Secondly, ionic compounds aqueous state में और molten state में electricity conduct करता है, they are electrolytes। मतलब अगर केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी की बात करें ना, तो इलेक्ट्रिसिटी 2 वजह से ट्रांसफर हो सकती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कौन से मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? मेटल्स। यस, वेरी गुड, मेटल्स। और कोई नॉन मेटल है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? ग्रेफाइट। Remember, graphite is a non-metal that conducts electricity due to the presence of free electrons. Because in graphite, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms. ठीक है, so each carbon atom has 1 free electron. ये हम पढ़ेंगे दोबारा states of matter में graphite को भी. But I hope सबको याद ही होगा, graphite are being used as an electrode in electrolysis in O level. So graphite is the only non-metal that can conduct electricity due to the presence of free electrons. अच्छा, फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन कंडक्ट कर सकता है? आयंस कहाँ होते हैं? आयनिक कंपाउंड में होते हैं। अच्छा, आयनिक कंपाउंड हर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि हर स्टेट पे उसके पास फ्री आयंस थोड़ी ना होते हैं। आयनिक कंपाउंड की जो सॉलिड स्टेट होती है उसमें आयंस तो होते हैं, बट दे आर नॉट फ्री टू मूव, आयंस आर फिक्स्ड। तो सॉलिड आयनिक कंपाउंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और उसका रीजन क्या होता है कि आयंस आर फिक्स्ड, नॉट फ्री टू मूव। तो फ्री आयंस होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। आयनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन मतलब आयनिक कंपाउंड को हीट करके मेल्ट कर दो, मोल्टेन या लिक्विड स्टेट जो होती है उसमें आयनिक कंपाउंड दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एवरी आयनिक कंपाउंड इन मोल्टेन स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस आर नाउ फ्री टू मूव। ठीक है, तो आयंस आर फ्री टू मूव, या इसको फ्री आयंस लिख दो।
और कौन सी स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नाम लो। Aqueous. एक्वस, वेरी गुड। एक्वस स्टेट आर दो स्टेट जिसमें आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, एक्वस स्टेट। लेकिन ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट वाटर सॉल्युबल, रिमेंबर। कुछ सॉल्ट्स इनसॉल्युबल भी होते हैं, तो वो तो नहीं करेंगे क्योंकि वो आयंस ही नहीं बना रहे। लेकिन जो सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, ऑल नाइट्रेट सॉल्ट्स, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, दे आयनाइजेस इन वाटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली दे हैव फ्री आयंस, so they conduct electricity. अच्छा, आयनिक कंपाउंड्स के अलावा कोई और कंपाउंड या कोई और मैटर या कोवलेंट मॉलिक्यूल क्या अपने आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स क्या पानी में कोई सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनको पानी में डालें तो वो आयनाइज हो जाएं? नाम लो बेटा, शाबाश, जल्दी से, पढ़ा हुआ है ओ लेवल में। NaCl. Sir, can you Yeah. repeat the question? Are there any simple covalent molecules when added to water they give free ions? 3 ions? Free ions. Are there any simple covalent molecules when they are added to Sir, water? water? Water does not ionizes. वाटर के अंदर कोई ऐसा सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है जिसको हम डालें, डिसॉल्व हो जाए और वो आयनाइज हो जाए, आयंस देते, फ्री आयंस, इलेक्ट्रोलाइट बन जाए? Hydroxide, you're अरे saying? बेटा, एसिड्स, Um, aqueous acids and aqueous alkalis. HCl is used as an electrolyte ना। HCl की, सल्फ्यूरिक एसिड की आपने इलेक्ट्रोलिसिस की है ना, because when acids are added to water they ionize to give H positive ion and the respective anion. The ions तो are enough free moving ions. So yes, aqueous acids and alkalis they also conduct electricity in aqueous state due to the presence of free ions. ठीक है, दोनों का सेम रीजन है। वहां पे देखेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ऑलमोस्ट केमिस्ट्री में हमारे पास इन्हीं कंपाउंड्स के साथ इलेक्ट्रिसिटी state, soluble ionic compounds in aqueous state they conduct electricity. हम ionic compound पढ़ रहे थे ना, ये बना लो जरा अपने पास ना चार्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, काम आएगा बहुत। हो गया? आगे बढ़े? 1 मिनट जी सर।
Okay, sir, I'm done. बाकी सबका भी हो गया, आगे बढ़े। सर आखिर में थोड़ा सा लिख लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग टेस्ट जो है वो अच्छा तो एनिक कंपाउंड्स की मैग्नीशियम ऑक्साइड में बी यूज फॉर द लाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेस। व्हाई? बिकॉज जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके यूजेस क्या होते हैं? दे आर यूजुअली यूज्ड एज लाइनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव मटेरियल यूज होते हैं। वो रिफ्रैक्टिव मटेरियल बेसिकली क्या होता है? जो आपके पास फर्नेसेस होते हैं ना, याद है आपने ओ लेवल में एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ा होगा फ्रॉम हेमाटाइट ओर। उसमें जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है ना, उस पे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की ना कोटिंग करते हैं, प्लास्टर करते हैं उसका। क्योंकि देखो ब्लास्ट फर्नेस बना हुआ तो मेटल का ही होता है, आयरन मेटल का बना हुआ होता है, एलॉय ऑफ आयरन होता है। लेकिन अब इमेजिन करो कि आयरन उसमें मोल्टन फॉर्म तक तो आ जाता है, वो उससे ज्यादा ही होता है। तो जो मेटल है कंटेनर का, जो जिस तो उसको बचाने के लिए कि कंटेनर ही ना वॉल्स होती हैं, उनकी जो इनर लाइनिंग्स होती हैं उसके साथ जो है ना हम आयनिक एनर्जी जो है ना वो मेटल तक पहुंच नहीं पाती है उतनी, तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी। तो आयनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ रिफ्रैक्टिव मटेरियल। एक बार पूछा हुआ है ये यूजेस ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड इसमें से कौन सा आंसर बन रहा है सही? In ionic compound, there are strong electrostatic forces between the particle. Yes. बॉन्डिंग जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक बॉन्ड, बॉन्डिंग आयनिक बॉन्डिंग होगी। और क्या वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा? अब ये जो है ना पूरी बात लिखी हुई नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वो होगा मोल्टेन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में। ठीक है, तो उसने ये बेसिकली यहाँ पे सॉलिड की बात हुई हुई है। लगाओगे तो ये सॉलिड की ही बात कर रहा है। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तो इसका आंसर नो होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो पूरा आंसर ए बनेगा। क्लियर है? Yes, sir. जी सर। ठीक है, तो दैट वाज आयनिक बॉन्डिंग। पढ़ा हुआ था ओ लेवल में, लेकिन जाहिर है हमने कुछ अंदर की इनसाइट्स भी डिस्कस करी हैं जो ओ लेवल में हम बाईपास कर देते हैं। ब्रिटल क्यों होता है लेयर्स की वजह से, और मेटल मेल्टिंग पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ होता है। तो चीज़ों को इस तरह से लेके चलेंगे। कोवलेंट बॉन्डिंग थोड़ा डिटेल में, तो वो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। बॉन्डिंग का चैप्टर इंटरेस्टिंग है और इसमें जो है मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, और क्वेश्चन भी अच्छे खासे 3 4 6 मार्क्स तक का बन सकता है। 2 3 मार्क्स के एमसीक्यूज निकल सकते हैं इसमें से, 6 मार्क्स जो है पेपर 2 में भी आ सकते हैं इसके। ठीक है, पेपर 3 में इसका कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल आपका क्या कहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में टोटल मिला के 7 to 8 मार्क्स अक्सर मैक्सिमम आ सकते हैं इस चैप्टर। इससे कम भी आ सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन इतने तो मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आपको, जरूरी नहीं है कि आए। लेकिन ये 60 मार्क्स का अगर पेपर 2 है, उसमें से अगर आपके 4 मार्क्स बॉन्डिंग से निकल गए, कभी कभार 6 मार्क्स भी पेपर 2 में बन जाते हैं उसके। तो यू कैन इमेजिन, और 3 4 एमसीक्यूज अगर पेपर 1 से निकलना है, 3 तो निकल जाएंगे, 3 तो आ ही जाते हैं इसके। तो बहुत बड़ा उसका वेटेज बन जाता है इस चैप्टर का। ठीक है, मेक श्योर यू प्रिपेयर वेल फॉर द टेस्ट। ठीक है, Sir, when is the कोऑर्डिनेट। test? सॉरी।